आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। दारुल क़ज़ा, जिसे अब शरई अदालतें भी कहा जा रहा है, ये कोई नया निजाम नहीं है, बल्कि जब से इस्लाम है तब से इसका वजूद है। लेकिन इसको लेकर खड़ा हुआ तनाज़ा जरूर नया है। सवाल ये पैदा होता है कि जो निजाम सालों साल से चला आ रहा है वो अचानक सुर्खियों में क्यों है? क्या दारुल क़ज़ा अपनी हैसियत साबित करने में नाकाम रही है या फिर सियासत का शिकार हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इसके फैसलों को मानने की कोई कानूनी पाबंदी नहीं है तो फिर हंगामा क्यों बरपा है? दरअसल ये एक तरह से मामले के मुतबादिल हल यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरह है। अदालतों में मुकदमों की भारी भीड़ और वकीलों की महंगी फीस से मुसलमानों को बचाने के नजरिए से पर्सनल लॉ बोर्ड इन्हें कायम कर रहा है। निकाह, हलाला, तलाक, मुसलमानों से जुड़े ये मामले किसी न किसी वजह से सुर्खियों में हैं या सुर्खियों में लाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निकाह, तलाक और दूसरे मामलों पर फैसले के लिए चलाई जा रही शरई अदालतों को गैर कानूनी करार दिए जाने की मांग करने वाली एक नई अर्जी को कबूल कर लिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और DY चंद्रचूड़ की बेंच ने अर्जी गुजार जिक्रा से कहा है कि एक से ज्यादा शादी, निकाह, हलाला के मामले पर चल रही सुनवाई में पार्टी बनने के लिए एक नए सिरे से अर्जी दाखिल करें। भारत सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे दो तरीके की अदालत नहीं हो सकती। यहाँ धर्म के आधार पे है, हिंदू के लिए अलग अदालत, मुस्लिम के लिए अलग अदालत नहीं हो सकती। यहाँ तो एक जो कोर्ट है, सेकुलर कोर्ट जो है, जो संविधान और IPC, CPC, CRPC के हिसाब से चलती है, वही चलेगी। इसलिए ये इलीगल है। हमने ये मांग किया है कि जो लोग शरिया कोर्ट चला रहे हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा शुरू होना चाहिए, क्योंकि ऐसी अदालत भारत जैसे सेकुलर कंट्री में बिल्कुल नाजायज है। जिक्रा खुद एक मुतासिरा है। जिक्रा को 2 बार तलाक दिया गया, फिर अपने ही शौहर से निकाह करने के लिए उन्हें निकाह हलाला से गुजरना पड़ा। जिक्रा की तरफ से दाखिल अर्जी में 3 तलाक, निकाह, हलाला की वजह से हुए इस्तेसाल का जिक्र किया गया है। जिक्रा ने अपनी अर्जी में दफा 498A के तहत 3 तलाक को जुल्म, जबकि निकाह हलाला, निकाह मुता और निकाह मिस्यार को दफा 375 के तहत रेप डिक्लेयर करने की मांग की है। अर्जी में कहा गया है कि एक से ज्यादा शादी IPC के दफा 494 के तहत जुर्म है, जबकि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ निकाह हलाला और एक से ज्यादा शादी की इजाजत देता है। मेरा नाम जिक्रा है। मैं 3 तलाक से पीड़ित हूँ। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी खेड़े पर। मेरे कुछ दिनों दोनों ने सही रखा, कुछ दिनों के बाद मुझे तंग करने लगे, रोटी कपड़े से परेशान रखने लगे और मैं तंग आती रही और उन्होंने मुझसे फिर पैसों की मांग करी। पहले 50,000 रुपये मुझसे मंगाए। शरई अदालतों को लेकर गलतफहमी भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है जैसे मुसलमानों को हिंदुस्तान के आईन और अदालतों पर भरोसा नहीं है और वो अदालतों के पैरेलल कोई कानूनी निजाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शरई अदालत या दारुल क़ज़ा में सिर्फ और सिर्फ फैमिली लॉ के तहत आने वाले मामलों का ही निपटारा होता है और इसकी कोई कानूनी पाबंदी भी नहीं होती है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि ऐसे में जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई अदालतों को 60 से 700 करने की तैयारी कर रहा है, तो ये भी बताने की जरूरत है कि अब तक शरई अदालतों में कितने मामलों का निपटारा हो चुका है और इसके जरिए अदालतों का कितना वक्त और पैसा बचाया गया है, ताकि इसकी अहमियत और जरूरत को वाज़ेह किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो हम शरई अदालत के वजूद को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये बात इसलिए सामने आई है क्योंकि एक मुतासिरा ने अर्जी दाखिल की है और उसको कबूल कर लिया गया है और अब इस पर नए सिरे से सुनवाई की जाएगी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि शरई अदालतों को लेकर लगातार बहस क्यों छिड़ रही है? जब ये निजाम बहुत पुराना है तो अब इसको लेकर तनाज़े क्यों खड़ा किया जा रहा है? अगर आप भी हमारे इस मौजू से जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो लगातार जो नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप जुड़ सकते हैं और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। और आज के मेहमान का तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी साहब। कमाल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका।
कमाल साहब, लगातार हम ये देख रहे हैं कि शरई अदालतें जो कि सालों साल से जिनका निजाम है और लगातार जिसकी रोशनी में बहुत सारे मसले हल होते आए हैं, अब सुर्खियों में है। क्या आपको लग रही है इसकी वजह, क्यों अचानक ये सुर्खियों में आया है? क्या आपको लग रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हालांकि अभी हाल ही में ये कहा था कि जो तमाम जिले हैं उनमें दारुल क़ज़ा जो है उनका क़याम किया जाएगा, तो अब आखिर इसको लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि सबसे पहले या तो लोग बात समझना नहीं चाहते या जानबूझकर अनजान बना रहना चाहते हैं। शरई अदालत ही कहना जो है ना, वही मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस मौजू है। हमको अदालत कहना ही नहीं है और ये अदालत है ही नहीं। ये एक, जैसे आपने खुद ही कहा कि ये डिस्प्यूट रिड्रेसल एक मैकेनिज्म है और इसकी कोर्ट भी इजाजत देता है, बल्कि कोर्ट इसको कहता है कि क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर इस कदर प्रेशर है, तो अगर कोई मैकेनिज्म ऐसा हो सकता हो कि किसी को इंसाफ मिल सकता हो, तो ये अदालत की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये आपस में एक तस्फिया, आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है जिसको अदालत बाकायदा मानती है। और दूसरी एक बात और भी है कि अभी आपके यहाँ एक वो किसी साहब का वो दिखला रहे थे जिसके ऊपर वो शरई अदालत को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर वकील है वो अश्विनी साहब को शायद अंदाजा नहीं है, आप तो वकील हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दारुल क़ज़ा को पहले अप्रूवल दे चुके हैं। तो आप इसका मतलब ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी आपकी समझ के अंदर आपसे कमजोर समझ रखने वाले लोग बाग हैं, उन्होंने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया है। ये अदालत नहीं है भाई, ये दारुल क़ज़ा जो है इस्लामिक एक ऐसा निजाम है जो कि आपस में जो आपके डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करे, और ताकि लोग बाग छोटी छोटी चीजों के लिए अदालतों का टाइम ना खराब करें, अपनी फैमिलीज को बर्बाद ना करें, पैसा खर्च ना करें। और फिर दूसरी बात यह कि कोई मैकेनिज्म हमारे पास ऐसे नहीं है कि हमने डंडा लेकर, अगर दारुल क़ज़ा में कोई फैसला हो गया है तो बाकायदा उसके ऊपर डंडा लेकर अप्रूवल की जाएगी। बल्कि अगर आप देखें तो बिहार का, क्योंकि सबसे बड़ा दारुल क़ज़ा का निजाम है, तो दारुल क़ज़ा के जो फैसले हुए होते हैं इवन कोर्ट्स के अंदर जब वो जाते हैं तो उसका अप्रूवल होता है। हजारों की तादाद में लोग अपने रेजोल्यूशन कर चुके हैं। और जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ताल्लुक है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बाकायदा एक महकमा है जो दारुल क़ज़ा बाकायदा एस्टेब्लिश करने और दारुल क़ज़ा के ऊपर बाकायदा अपनी नजर रखते हैं, जिसमें काजियों की तरबियत भी का भी मामला है, फिर ये भी देखना कहाँ करना है, फिर उनकी हम ये भी देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर दारुल क़ज़ा में कहीं कोई गलती किसी को नजर आ रही है तो बता दें, लेकिन एज सच दारुल क़ज़ा जो है वो बिल्कुल। हमारे साथ अभी जो जिक्रा हैं जिन्होंने नई पिटीशन दाखिल की जिसके बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आया है, और वो खुद एक मुतासरा भी हैं 3 तलाक और हलाल, जिस तरह से उनका कहना है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई, उनसे हम बात कर लेते हैं। जिक्रा, मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं फिलहाल? हाँ, जी, मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ था और कब हुआ था, किस किस तरह से हुआ था, और जो आपने अर्जी दाखिल की है उसमें आपने दरअसल कहा क्या है? मैडम, मेरे साथ हालात के ऊपर बलात्कार हुआ मेरे ससुराल में, और मैंने दिल्ली में अर्जी हासिल की है। मैंने वहाँ यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैंने इसमें दिल्ली में सुनवाई करने की कोशिश की। मैडम, बस ये चाहती हूँ मैं उन लोगों को सजा मिले और वो गिरफ्तार हो, जो लोग बलात्कारी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसा नहीं करें। मुझे बताइए कि जो दारुल क़ज़ा है जिसे शरई अदालतें कहा जाता है, आपको उसके बारे में क्या जानकारी है? क्या आप ये चाहती हैं कि उसको इल्लीगल, गैर कानूनी करार दिया जाए, ये आपने कहा है? नहीं मैडम, मैंने ये कहा है कि लड़कियों के साथ कुछ नाइंसाफी नहीं हो। जी, जैसे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है उनके साथ गलत नहीं हो, उन्हें इंसाफ मिले, उनका पुलिस साथ दे। जैसा मेरे साथ गलत हुआ, मेरे देवर ने, नंदोई ने मेरे साथ बलात्कार करा, मेरी सास नंदो ने करवाया, मेरे शौहर ने, ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं हो। एकदम उनकी सुनवाई हो, पुलिस पकड़े उन्हें, सजा तो हो, बच्चे बेरान नहीं हो, मेरे बच्चे बेरान हो गए, घर भी इतना हिसाब नहीं है, बहुत ही ज्यादा परेशानी से गुजर रही हूँ इस टाइम में। जी, मुझे बताइए कि जो अश्विनी उपाध्याय जो वकील हैं, वो आपकी तरफ से उनको वकील जो है वो मुकर्रर किया गया है, आपने उन्हें हायर किया है और आपका केस वो लड़ रहे हैं? हाँ मैडम, मैंने हायर किया है और वो मेरा केस लड़ रहा है। जी, और आप क्या चाहती हैं? आप अपने केस में क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि जो शरई अदालतें हैं वो बंद हो, या फिर आप ये चाहती हैं कि जो लड़कियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है वो खत्म हो?
हाँ मैडम, मैं यही चाहती हूँ कि लड़कियों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है वो नहीं हो, वो खत्म हो। ये किस्सा यहाँ ही खत्म हो गए। लड़कियों को उतना न सताया जा, जी ना ही हलाले के ऊपर उनके ऊपर बलात्कार किया जा। जी। मुझे बताइए कि अभी कि जब आपके साथ ये सब कुछ हुआ था, जब आपका 2 बार आपका तलाक हुआ, आपने जिस तरह से बताया, और एक बार आपका हलाला हुआ है, निकाह हलाला, ये आप कह रही हैं, क्या जब ये सब कुछ आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही थी, क्या उस वक्त आपने दारुल क़ज़ा या शरई अदालतों का रुख किया था? नहीं मैडम, नहीं गई थी आप वहाँ पर? घबरा गई थी जी। मैं बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी। उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बात को जब सोचा मेरे साथ इतना गलत हुआ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे अपने बच्चों के लिए कोई सहारा नहीं बचा जी, कहीं से कोई वो नहीं बचा, तो मैंने सब इंसाफ के लिए बहुत जगह गई जी, बहुत ही जगह भाई मैं इंसाफ के लिए, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला। हाँ। अच्छा, एक सवाल और मेरा, आप बताइए कि जो अश्विनी उपाध्याय जो आपका केस लड़ रहे हैं, आपने उनसे किस तरह से राब्ता किया? आप उनके कांटेक्ट में किस तरह से आई? मैडम मैं पहले तो दिल्ली गई, फिर दिल्ली जाकर आई। मैंने उनसे मैडम से कहा, सबीना मैडम से, कि मैडम मेरे लिए कोई वकील हो जो मेरे साथ दे सके जी। मेरे पास तो बेल के लिए पैसे भी नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं। तो मैडम ने कहा कि ऐसे भी ये वकील है, इनसे बात करो, तो मदद जरूर करेंगे, तुम्हारा साथ जरूर देंगे जी। तो मैडम इस तरीके से मेरी उनकी मुलाकात हुई जी। क्या आपको ये पता है जिक्रा कि जो आपके लिए जो आप केस लड़ रहे हैं वकील, उनका ये कहना है दरअसल कि जो शरई अदालतें हैं जिनको दारुल क़ज़ा कहा जाता है, जहां इस्लाम की रोशनी में मामले जो हैं वो हल किए जाते हैं, उनका ये कहना है कि उनको बंद किया जाना चाहिए, और जो काजी वहां पर जो फैसले सुनाते हैं उनको दरअसल जेल होनी चाहिए और ये तमाम चीजें बंद होनी चाहिए। क्या आप भी यही मांग करती हैं? ये आपने कहा है उनसे ऐसा करने के लिए, क्योंकि वो आपका हवाला देकर ये बात कह रहे हैं? मैडम मैंने तो उनसे यही कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, जो लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, वो गलत नहीं करें, उन्हें सजा हो। लेकिन मैडम किसी बेगुनाह को सजा नहीं है। जैसे हम बेगुनाह, हमें सजा हुई, हमें सजा हुई, और लड़कियां और भी बेगुनाह है, उनके साथ गलत हुआ। मैडम हम ये नहीं चाहते कि और लड़कियों के साथ या और के साथ गलत हो, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ वो ये चाहता है कि गुनहगार को ही सजा मिले, बिल्कुल, किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिले। बिल्कुल नहीं चाहती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है जिक्रा। मैं आपसे एक और जो आखिरी सवाल है वो ये जानना चाहती हूँ कि अभी आप कहाँ हैं? आप अपने ससुराल में हैं, मैके में हैं, किस जगह रह रही हैं? किस तरह से आप अपने बच्चों को पाल पोस रही हैं? मैं अपने मैके में रह रही हूँ मैडम, और मेरे पापा भी नहीं है, और भैया भी एक ही है कमाने वाला जी। और हम 5 बहने हैं मैडम, और 3 भाई हैं। बहुत ही तंगी से खर्चा चल रहा है। एक टाइम खाना बन रहा है मैडम, और 2 टाइम खा रहा है। बहुत ही परेशान है जी। लेकिन मेरे साथ इतना गलत हुआ, मैं सोचती हूँ कि किसी और के साथ इतना गलत नहीं हो। जैसे बच्चे मेरे बहरान हुए, किसी और के नहीं हो जी। और मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिले और कानून से कुछ मदद मिले जी, मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। बहुत शुक्रिया जिक्रा आपका, आपने हमसे बात की और हम आपकी दर्द, आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। जो आपके साथ हुआ उसे कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, और जो भी आपने कहा है हमने उसको अच्छे से सुना है, और जो लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं वो भी आपको समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने जिक्रा को सुना जो कि मुतासिरा हैं, जिन्होंने दरअसल ये कहा गया है कि उन्होंने पिटीशन दाखिल की है। उनका ये कहना है कि जो भी कुछ उनके साथ हुआ उनको कोई कानूनी मदद नहीं मिली। वो दिल्ली यहाँ पर आई, उन्होंने किसी से राब्ता कायम किया, उन्होंने इन वकील साहब का नंबर दिया और उसके बाद जो है पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें अभी आपने जिस तरह से जिक्रा को सुना, उन्होंने शरई अदालतें दारुल क़ज़ा में ना वो कभी गई, ना उन्होंने वहां पर जाकर कोई भी अपना मसला वहां पर रखा, ना ही वहां से कोई इंसाफ की उन्होंने गुहार लगाई, बल्कि जब उनके साथ जो भी कुछ हुआ तो उनको बहुत ज्यादा कुछ इस पूरे मामले को लेकर पता नहीं था, और यही वजह रही कि वो दिल्ली आई और अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कमाल फारूकी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनको ले लेते हैं। साजिद साहब हमारे साथ अलीगढ़ से, अपना सवाल बताइए। हाशिम साहब है हमारे साथ, हाशिम साहब अपना सवाल बताइए।
हाशिम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। इतने दूसरे कॉलर से हम बात करें उससे। कमाल साहब, ये अभी आपने यहाँ पर सुना, यहाँ पर जिक्रा को जो कि मुतासरा हैं, साफ तौर पर शरई अदालतों को लेकर, ये दारुल क़ज़ा को लेकर शायद उन्हें पता भी नहीं किस तरह की कोई चीज होती भी है, जिस तरह की वो बातें कर रही थी, और ना ही वो वहां पर गई। सिर्फ उनका मुतालबा ये है कि जो उनके साथ जुल्म हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो और उन्हें इस मामले में इंसाफ मिले। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल पूरी तरह से जिक्रा से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं कि जो कुछ भी उनके साथ में हुआ है उससे हर इंसान और हर मुसलमान जो है मुतासिर होगा। और जो उनके साथ में जो निकाह हलाला जो बता रही हैं, ये जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल हराम है, इस्लाम में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अफसोस इस बात का है कि किसी दारुल क़ज़ा के पास नहीं गई। अगर दारुल क़ज़ा के पास गई होती तो उनको वहां जरूर ये बताया गया होता कि जो झूला छाप इस टाइप के जो मौलवी अपने आप को बतलाते हैं अगर करा रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो फ्रॉड हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है, जैसा आपने बतलाया है, तो बाकायदा रेप का केस भी बनता है, 498 भी बनती है, और इसमें किसी जगह आपको जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो सीधा का सीधा अगर आपको हिम्मत जुटाई होती, पुलिस में किया होता, तो वो लोग जिन्होंने आपके साथ में निकाह हलाला कराया या जिसने किया, वो सारे के सारे मुलजिम हैं और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। अब इसमें शरई अदालत तो यह दारुल क़ज़ा तो इसमें कहीं बीच में आई नहीं है। और ये ख्वामा खामे हमारे जो आपके जो वकील साहब हैं, वो अभी जो अपनी जो बहस बतला रहे थे, वो दारुल क़ज़ा से ऐसा लगता है कि उनका कुछ पुराना कुछ उनको गुस्सा है या वो उनसे बुग़्ज़ है। अदरवाइज तो दारुल क़ज़ा तो ऐसी चीज है ही नहीं कि किसी के साथ में इस तरह का जुल्म बर्दाश्त कर सकती है। और वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है और हम भी कहते हैं कि ये तो आपस में डिस्प्यूट का एक मामला जो है ना, वो रिजॉल्व करने का मामला है। लेकिन अगर आपके साथ में कोई रेप कर रहा है तो दारुल क़ज़ा के उसमें आता ही नहीं हो, तो सीधा का सीधा उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास दारुल क़ज़ा के अंदर कोई हम क्रिमिनल केस नहीं देखते हैं। हम सिर्फ निकाह के अंदर जो शरई के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर तक़सीम वरासत का मामला हो या इस तरह के इश्यूज हैं, उनको हम बताते हैं। ये अगर किसी ने आपके साथ में जुल्म ज्यादती करी है, क्रिमिनल केस किया है, तो उसको तो हिंदुस्तान का जो कानून है वो काफी है, उसको सजा भी मिलती है। और बल्कि आज के दौर के अंदर तो उसको फांसी होगी अगर इस तरह का कोई काम करेगा। तो आपके साथ में जुल्म ज्यादती हुई, इसका हमको अफसोस है और पूरी इंसानियत शर्मसार है। और हम जो अगर किसी ने मुसलमान का नाम लेकर ऐसे कहा है तो हम बहुत शर्मिंदा है कि ऐसे आदमी को, बल्कि हम आपके साथ में खड़े हुए नजर आएंगे कि हम ऐसे आदमी को सजा दिलाएं। कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, अपने कीमती ख्यालात से नवाजने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज जन्माष्टमी है और चलते चलते हम आपको जाहिर सी बात है कि उसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके साथ साथ हजरत मोहानी ने एक बहुत खूबसूरत जो गजल लिखी है, उसके चंद अशार आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे। मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू इसी का, हर जर्राए सर जमीए गोकुल, दाराए जमाले दिलबरी का, बरसना ओ नंद गांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का, पैगामे हयाते जावेदा था हर नगमाए कृष्ण बांसुरी का, वो नूर सिया या की या हसरत सरचश्मा फरोगे आगही का। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर से होगी आपसे मुलाकात। आदाब।